हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-4 मिनट और, ताकि कुछ और बच्चे ज्वाइन कर ले। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो 5 मिनट्स वेट करते हैं, बाकी बच्चों के ज्वाइन कर देगा, फिर स्टार्ट करते हैं। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट। तो ये क्रैश कोर्स रहने वाला है हम लोगों का। इस क्रैश कोर्स में क्या क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा गाइड कर दो तुम्हें। तो इस क्रैश कोर्स में बेसिकली हम लोग ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। ज्यादा कुछ टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज्यादा इसको फोकस करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग कम से कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चंस कर सको पूरे। ठीक। तो ये पूरा हम लोगों का प्लान रहने वाला है इस पूरे 1 आवर की क्लास में। हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्रैश कोर्स का क्लास। सबसे पहले मोल क्या होता है, राइट। आप सबको पता है मोल को कैसे समझ सकते हो। तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या होता है कि भाई 1 डजन, 1 दर्जन केले दे दो। तो 1 दर्जन केले का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर 12 बनानास होंगे। राइट। 1 दर्जन का मतलब होता है 12। उसी तरीके से हम बोलते हैं कि मान लो हाफ दर्जन दे दो, इसका मतलब क्या होता है कि 6। राइट। हम लोग को एक हमने क्या बनाया है, एक वर्ड बनाया कि अगर हम लोगों को बार बार नहीं बोलना है कि भाई 12,
12 बनाना, उसको सिंप्लिसिटी में हम बोले जाते हैं एक बनाना, एक दर्जन दे दो, तो उसको एक नाम दे दिया है ना, कि भाई 12, कोई भी क्वांटिटी जब 12 होगी तो उसको एक दर्जन बोलेंगे। तो इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 ग्राम के अंदर, 2 ग्राम के अंदर भी। तो बार बार उनको ये ना बोल के कि भाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन बहुत बड़ी चीज है, तो इस पूरे को ना बोल के इसको एक नाम दे दिया कि 1 मोल। यानी जब भी इतने एटम्स होंगे या इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने आयन्स होंगे, तो उसको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, 1 मोल, है ना। सो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसी को हम लोग एवोगेड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एवोगेड्रो नंबर के नाम से भी रिमेम्बर करते हैं। तो आई आई होप ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। हम्म। ठीक है। सो 1 मोल आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, जब इतनी सारी क्वांटिटी होंगी हमारे पास, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, 1 मोल। जैसे कई रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये होता है N2 + 3H2 गिव अस, क्या मिल रहा है, 2NH3। तो हम क्या रीड करते हैं इसको बेटा, ऐसे रीड करते हैं ना, कि 1 मोल ऑफ N2, है ना, 1 मोल ऑफ N2, that is 1 mole of N2 react with the 3 mole of H2 to give 2 mole of NH3। So 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस दिस, है ना। तो इस तरीके से इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। तो एक दर्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मोल, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला। सो क्या होता है ये इंपेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला, जरा ध्यान से समझो। सो बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एटम इन द सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलोगे बेटा, कि इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एटम इन अ सिंपलेस्ट रेशियो। जो एटम को सिंपलेस्ट रेशियो में रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एटम इन द सिंपलेस्ट रेशियो। उसी तरीके से फिर आता है हम लोग के पास मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, है ना। यानी फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड जो इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। यानी फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक। तो इस तरीके से आप इंपेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा सा समझ सकते हो। तो आई होप क्लियर होगा ये चीज इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड, कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला हम बोलेंगे कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन द एटम इन द सिंपलेस्ट रेशियो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलेंगे, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। नाउ मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक छोटा सा रिलेशन भी होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आता है यहाँ पे दिमाग कि भाई एन कैसे निकालोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एन। सो एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे निकालोगे इस एन की वैल्यू को, तो देखो कैसे निकालोगे बेटा। एन निकालने का तरीका होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को डिवाइड कर दो, या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला के मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला के मास से। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो उससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया और एन की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मान लो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आया CH2, है ना, CHO, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आया। और आपकी अगर एन की वैल्यू आ गई 2, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2O2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बस आपको एन निकालना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक अच्छे से। और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में भी कई बार आया हुआ है।
एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन, क्या कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.2% carbon and 71.6% chlorine. Now its molar mass is also given. What is the empirical and the molecular formula? So they are asking empirical and molecular formula. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो? देखो, एक टेबल के थ्रू करना ज्यादा आसानी से जल्दी कर पाओगे। तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? तो हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो बना लेते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, फिर है हमारे पास कार्बन, फिर है हमारे पास क्लोरीन। अब सबका अमाउंट बताओ भाई, हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है? तो ये है 4.07%, राइट, 4.07%। तो ये हो गया 4.07%, ठीक है, 4.07%। 4.07% हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन। उसी तरीके से कार्बन कितना हो गया भाई? कार्बन हो जाएगा 24.27%। 24.27%। तो 24.2% हमारा यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हो गया हम लोगों का कार्बन। अब 71.65% क्या है? क्लोरीन है। तो ये हो गया हम लोग का एलिमेंट का नेम। तो ये एलिमेंट का नेम हो गया, इसका परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये एलिमेंट नेम है, एलिमेंट का नेम, ये इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया। अब इसके मोलर मास लिख लेते हैं सबका, ठीक है। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा बेटा? 1। कितना होगा? 1। कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। अब बेटा यहाँ पे मोल निकालो इनके, मोल, ठीक है, मोल्स निकालो। तो मोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जल्दी बताओ? तो मोल्स को आप निकालोगे बेटा, दैट इज 4 पॉइंट, जैसे वेट कितना है डिवाइडेड बाई देयर मोलर मास। यहाँ पे देखो, 24.27 डिवाइडेड बाई 12, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। तो ये आ रहा है 4.07। ये आ जाएगा 2.02 समथिंग। ये भी उतना ही आ गया, 2.02, है ना। अब इसमें तो सबसे छोटी वैल्यूज क्या है बेटा? तो सबसे छोटी वैल्यू तो 2.02 ही दिख रहा है आपको। तो इसे आप डिवाइड कर दो सबको, है ना। तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। याद रखना हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है। फिर ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये कितना कितना आ गया बेटा? ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये सिंपलेस्ट नहीं होता तो इसका होल रेशियो बनाना पड़ता। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो बस हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी C1 आया है, H2 आया है और Cl भी 1 आया है। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से बेटा आप इंपेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया क्या सबको? इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला है? तो इस तरीके से आप इंपेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज CH2 और Cl। तो ये हमारा निकल गया इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2 एंड Cl। डन। अब देखो, CH2 एंड Cl इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। आपको निकालना क्या है? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर। तो इंपेरिकल तो हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी ऑल नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, कि n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, कि n को मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला में, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो क्या करेंगे हम, n निकालेंगे। तो n क्या था? n क्या था बेटा? अभी बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूले का मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना है? 98.96। और इंपेरिकल फॉर्मूले का मास बताओ। तो कार्बन का हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन का 2, प्लस क्लोरीन एक है ना, तो 35.5। तो ये हो गया 35.5 प्लस 12। तो 35.5 और 2 ले लो, तो 37.5, 37.5 और 10, 49.5 समथिंग, है ना। 49.5, तो इसको करो तो ये ऑलमोस्ट 2 आ गया। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया बेटा? 2 इंटू CH2Cl। तो ये हो जाएगा C2H4 और Cl2। तो ये निकल गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है अच्छे से टेबल बना के।
कि ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो कि 4.07% है, ये 24.27% है, ये 71.65% है। मोलर मास सबका दे रखा था। फिर हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला सबका, है ना, किस तरीके से। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे ही रखा है, डिवाइड किया तो मोलर रेशियो निकल गया, और ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 2,1, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला तो CH2Cl यही आ रहा था हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है ये चीज सबको? राइट। सो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा तुम्हारा इसको आइडेंटिफाई करने का, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे। तो एक बार जब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता लग जाता है, तो बहुत इजी तरीके से आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज C2H4 और Cl2, C2H4 और Cl2, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डन। सबको समझ आ गया क्या? किसी को डाउट हो? जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनमें से किसी को डाउट हो तो पूछो एक बार। क्लियर है इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको? डन। चलो, अब आता है बेटा व्हाट इज लिमिटिंग रीजन। सो बेसिकली लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होता है? द वन विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। हम कह सकते हैं कि वो चीज जो एक कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन। कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो दो रीजेंट है, उसमें से जो पहले एक कंज्यूम हो जाए दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्ट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे समझाया क्या है कि ये मान लो हमारे पास ये हॉट डॉग है और एक बन है ना। तो हमें पता है कि हमेशा दो बन के बीच में एक हॉट डॉग जा रहा है ना। तो ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि हॉट डॉग तो अभी भी है, एक, दो, तीन, चार, पांच। लेकिन यहाँ पे बन कितना है? सिर्फ एक, दो, तीन, चार। यानी सिर्फ यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, तो चार ही हॉट डॉग इन वन बन सकता है ना। यानी ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, इसकी कमी हो गई ना। ये दो रिएक्टेंट थे, एक ए था और ये एक बी था। अब ए और बी में जल्दी खत्म कौन हो गया? बी खत्म हो गया, बी की कमी पड़ गई। तो ये तो बेचारा ऐसे ही रह गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस रीजेंट। तो जो रिएक्शन में बच जाता है वो एक्सेस, और जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, है ना। यानी द वन विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रीजेंट। या फिर इसका एक और डेफिनेशन क्या देख सकते हो? द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए, कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे पास? तो सबसे पहला है मास परसेंटेज। क्या है बेटा? मास परसेंटेज। डन। तो ये सारे, ठीक है। तो ये है हमारे पास सबसे पहले मास परसेंटेज। तो इस मास परसेंटेज को समझ लेते हैं। ये सभी बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो डिफाइन करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। मास परसेंटेज हो गया, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये सभी के सभी कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के टर्म्स है। तो मैंने एक साथ ही लिख दिया इन सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की। तो एज द नेम सजेस्ट ना, मास और परसेंटेज। तो जब भी ये वर्ड परसेंटेज दिखे आप लोगों को, हमेशा याद रखना मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 100, है ना। और जब भी ये पीपीएम वगैरह दिख जाता, तो हम क्या बात कर रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं। तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया तो हमेशा ये याद रखना। जैसे बोलते, किसी ने बोल दिया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन में 5%, ऐसे इतना बोल दिया बस, 5%, ये इसका मास परसेंटेज दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम सॉल्यूट है टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन, है ना।
तो ये चीज समझनी है। किसने बोल दिया 5% वेट बाई वेट, मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। किसी ने बोल दिया 5% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml के सॉल्यूशन में, है ना। तो इस तरीके से इन सब चीजों को समझना होता है। तो चलो देखते हैं फटाफट जल्दी से हम कैसे निकालते हैं इन सब चीजों को। तो सबसे पहला है हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना। तो परसेंटेज वेट बाई वेट को कैसे निकाल रहा हूं मैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। इंटू किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से। तो ये निकल गया हम लोग का परसेंटेज वेट बाई वेट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या आता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये रहा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिखोगे, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखो, मास ऑफ द सॉल्यूशन था या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगेन अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में आ गया, मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट भी, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आता है हम लोग का मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या आता है, मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल एम। ये कैपिटल एम, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, याद रख लेना। तो इसको हम निकालेंगे इस तरीके से, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फिर मोल्स को हम फर्दर लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो इस तरीके से भी फॉर्मूले को और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जनरली मोलैरिटी कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से मोलैरिटी पूछे तो इसमें कोई फर्क नहीं है, बस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो बेटा, कि मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन वेयर एक्स इज इक्वल टू नंबर। जैसे मान लो एक एग्जांपल के, कि मान लो यहाँ पे कोई बीकर है मेरा, इसमें बहुत सारे मोल है अलग अलग, एन ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, तो अलग अलग मोल है। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज एन ए एन बी और एन सी। और होता तो नीचे और भी लिखते। अगर कोई बोलता कि आप मोल फ्रैक्शन बी का निकालो, तो क्या करते, एन बी ऊपर ले जाते, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। चलो, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन की क्या कहानी है, पीपीएम की। तो पीपीएम ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे, तो पीपीएम ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, इनटू 10 की पावर क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पीपीएम ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, पीपीएम ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आ गया, सेम टू सेम परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, 10 की पावर 6 लगा दिए हैं, क्योंकि पीपीएम तो बहुत छोटी रेयर क्वांटिटीज होती है, उनको फाइंड आउट करने के लिए इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पीपीएम हो गया कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक, अब देखो, अब मोल का फॉर्मूला कैसे 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 रिलेट कर सकते हो मोल को तुम अलग अलग फॉर्मूले से। ये मतलब मोल्स के सारे फॉर्मूले हैं जिससे आप को रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मास से तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि मोल जो होता है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। तो मास से कैसे कोरिलेट कर सकते हो, मोल इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसी तरीके से अगर नंबर से रिलेट करना हो तो मोल को कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो इससे आप नंबर से रिलेट कर सकते हो मोल को। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम से करना हो तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं
मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि किस तरीके से आप एक दूसरे को यहाँ पे वो कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? कंफर्म करो एक बार बेटा फटाफट, क्लियर है ये? मोल और उससे रिलेटेड फॉर्मूला है कि अगर आपको मास दे रखा है कि मास से कैसे आप मोल को रिलेट करोगे, तो गिवन मास और मोलर मास को डिवाइड कर दो, मोल निकलता है। उसी तरीके से मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज एवोगेड्रो नंबर, दैट इज Na। और भी से कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। उसी को तो मैंने बोला था, स्टार्टिंग में ही समझ लिए थे। और अगर वॉल्यूम से रिलेट करना हो, अगर आपको किससे रिलेट करना हो, वॉल्यूम से, तो आप कैसे बोलोगे? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एचटीपी एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो एक बार यहाँ पे, किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक? नो डाउट। अच्छा, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम लोगों के पास, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? आप लोग भी प्रैक्टिस करना साथ ही साथ, किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो चलो देखते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, बताओ भाई, पहले ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कर ही दोगे, जल्दी बताओ। द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ भाई, द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को बताता हो। तो आप बता सकते हो कौन कौन से? मास परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, पीपीएम है, मोलैलिटी है ना? यानी मोल को छोड़ के सभी, यानी दैट इज 1 2 3 4 5, दैट इज टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? 5। तो टोटल 5 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमें बताती है ये सब चीजें, ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ है, 2023 का ही है, लास्ट ईयर का ही। सो क्या बोला है? अ सॉल्यूशन ऑफ सुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% solution and 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% solution both by mass। now what is the mass percentage of the resulting sugar solution? तो भाई इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई बोल रहा है इसमें कि 25%
तो 25%, अ सोल्यूशन सुगर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या है, तो 25% सोल्यूशन का मतलब ही यही है। तो और उसका किसका निकालना है, 200 ग्राम का। सो एक बात बताओ मुझे, 200 ग्राम का 25% कितना होगा भाई, 200 ग्राम का 25%, यानी ये 1/4 बोल रहा है ना 25% मतलब, यानी ये हो गया 50 ग्राम, है ना। तो 200 ग्राम का कोई भी पूछ सकता है भाई, 50%, 100 ग्राम हुआ, 25% 50 ग्राम हुआ, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो हो गया टोटल 50 ग्राम। ठीक है, चलो। नेक्स्ट बोला है 40% ऑफ 500 ग्राम। तो ये रहा 500 ग्राम, इसका 40% कर दो। तो 40% मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे ये कितना था, ये 25% था, तो कैसे किया आपने, 25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 40% है, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा वैल्यूज बताओ। दैट इज 200 ग्राम। तो ये कितना आ गया, 200 ग्राम। नाउ इन दोनों को आप मिक्स कर दो, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो कितना हो गया, 250 ग्राम। कितना हो गया बेटा, 250 ग्राम। नाउ द टोटल वेट, आप सॉल्यूशन का टोटल वेट बताओ भाई, कितना कितना हुआ है। तो सॉल्यूशन का कितना कितना हो जाएगा, तो टोटल वेट ऑफ द कंबाइंड सॉल्यूशन 200 ग्राम ऑफ 25%। तो 200 ग्राम ऑफ 25% प्लस 500 ग्राम ऑफ 40%। तो ये तो आ गया है भाई 700 ग्राम। कैसे आ गया 700 ग्राम, कि भाई 500 ग्राम ये रहा, 200 ग्राम ये रहा, तो ये तो सॉल्वेंट हो गया, दैट इज 700 ग्राम। बस, तो सॉल्यूशन निकल गया टोटल, सॉल्यूट निकल गया टोटल, तो क्या आप निकाल नहीं दोगे मास परसेंटेज, बस निकल गया। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी हम लोगों ने, कि मास परसेंटेज इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100। कट गया, तो ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई 7। तो सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 35.71 और अप्रोक्सीमेटली 36%। तो क्या लिख सकते हैं, 36। तो यहाँ पे इंटीजर वाला क्वेश्चन था ये, तो आंसर क्या होगा, 36। समझ आया क्या सबको, एक बार कंफर्म कर दो। सबको समझ आया किस तरीके से निकाला, क्या सॉल्यूशन था शुगर का, ऑब्टेन किया मिक्सिंग करके 200 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बोथ बाई मास। अब आपको मास परसेंटेज निकालना था रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, तो सॉल्यूट का निकाला, तो 200 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो 200 ग्राम का 25% 50 ग्राम हुआ, 200 ग्राम हुआ, टोटल ये हो गया 250 ग्राम। और टोटल सॉल्वेंट हो गया 700 ग्राम, बस डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो ये क्या दे रखा है आप लोगों को, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद 60% कार्बन विल प्रोड्यूस डैश इंटू 10 की पावर -1 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन। तो आपको बताना है भाई कि कितना होगा ये अमाउंट, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले बताओ भाई क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, कौन बताएगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई एक्स, 0.5 ग्राम ऑफ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, विथ 60% कार्बन विल प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन। सो कितना ग्राम CO2 बनेगा यही निकालना है। तो देखो कैसे होगा भाई, सबसे पहले मैं बोलूं कि मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना होता है, मोलर मास सबको पता है 12। अब मुझे बताओ कि मोलर मास CO2 का, तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस O2 का 32, तो ये हो गया आई गेस 44। 44। नाउ मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है, तो मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है 0.5 ग्राम।
तो मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है हम लोग को 0.5 ग्राम। तो चलो निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये कैसे निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटा? तो मोलर मास ऑफ कार्बन, है ना, मोलर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते थे, मास करके ही निकालते थे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन इनटू मास ऑफ सीओ, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। तो इन सबकी वैल्यूज पता है क्या आपको? चलो तो लिखते हैं फटाफट जल्दी से इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ लिखूं तो बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 60%। तो ये तो 60 अपॉन 100 हो गया। फिर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन पता ही है, 12। फिर क्या दे रखा है, मास ऑफ CO2 जो कि निकालना है, एक्स ले लेते हैं। फिर दे रखा है मोलर मास ऑफ द, सॉरी, मास ऑफ द कंपाउंड, तो वो दे रखा है 0.5 ग्राम। और एक दे रखा है हम लोग को मोलर मास ऑफ CO2 जो कि है 44। तो क्या यहाँ से एक्स ही निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग एक्स कम्स आउट टू बी 1 1 × 10⁻⁻1, है ना। तो क्या आंसर आ गया बेटा, 11। तो ये हो जाएगा 11 × 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ CO2। तो इतने ग्राम ऑफ CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि द मोलैलिटी ऑफ 10%, है ना, द मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। द मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम डाई ब्रोमीन सोल्यूशन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन एक्स। आपको एक्स बताना है, तो वही एक्स ही तो बताना है, मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी निकालना है आपको। तो चलो मोलैलिटी निकालते हैं भाई, किस तरीके से हम मोलैलिटी निकालेंगे। तो हम सबको पता है मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही है ना, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब इसको हम एक्सटेंडेड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल को लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास इन 2000। और अगर ग्राम में दे रखा हो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब किस में हो गया, ये ग्राम में। तो एक्सटेंडेड वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो बेटा, मोलैलिटी निकालनी है। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10, 10 का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 ml है, यानी मास ऑफ 10 ml ऑफ Br2 कैसे निकलेगा, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ डाई ब्रोमीन सोल्यूशन CCl4। तो हम सबको पता है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो थोड़ा सा, तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 मिलीलीटर मास सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूट। पर हमें तो सॉल्यूट का मास चाहिए, ये वॉल्यूम दे रखा है। कैसे निकलेगा, बताओ जल्दी, कैसे निकलेगा भाई, डेंसिटी ऑफ डाइब्रोमीन, क्योंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मास निकालना है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। तो डेंसिटी कितना है, 3.2, डाइब्रोमीन की बात हो रही है, वॉल्यूम है 10। तो ये निकल गया कितना, 32 ग्राम। तो मास तो निकल गया भाई 32 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो Br2 का मोलर मास तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Br2 का मोलर मास दे भी रखा होगा वैसे, ये रहा 160। तो ये मोलर मास हो गया 160, मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकले, तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ml तो है आपका सॉल्यूट और 100 ml है सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन है, तो क्या डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी ऑफ CCl4 दे रखी है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है 1.6 और वॉल्यूम दे रखा है 100। कितना होगा वॉल्यूम, बताओ जल्दी।
कितना होगा, क्योंकि 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था ना, तो ये 100 हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा क्या हो जाता है जल्दी बोलो। 160। तो 160 ग्राम, ये तो पूरा आ गया आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन, बट आपको मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। तो 160 में से कितना माइनस कर दो भाई। तो 160 में से माइनस कर दो मास ऑफ सॉल्यूट 32। तो 32 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 128। कितना आ जाता, 128। क्लियर है। तो यहाँ पे 128 आ जाएगा। तो क्योंकि मास ऑफ द सॉल्यूशन निकला है, हमेशा याद रख लेना, ये मास ऑफ द सॉल्यूशन है। और हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। हमें क्या निकालना है, मोलालिटी। तो ये तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया 160। 160 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, तो हमने क्या किया, 160 ये निकल गया। अब हमने 1000 लिया मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्या किया, 160 में से माइनस कर दिया सॉल्यूट के मास को। तो सॉल्यूट का मास कितना आया था बेटा, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम माइनस कर दो, कितना बचा। तो जैसे ही 32 माइनस किया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे हो गया 5 में 3 गया तो 128। तो ये हो गया 128। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे you'll get the answer। समझ आया, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। डन। बताओ भाई जल्दी से, समझ आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो। तुमको समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जिंक वाला, कि जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ही है। सो जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एचटीपी फॉर द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस एचसीएल इज। सो आपको ये निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ। ये जिंक है, जिंक ने रिएक्शन किया एचसीएल के साथ। सबको पता है ZnCl2 बनेगा। तो ZnCl2 बना और H2 गैस निकला। डन। ये बोला है द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। नाउ मोल ऑफ जिंक यूज, क्योंकि 1 मोल जिंक का यूज हो रहा है तो 1 ही मोल हाइड्रोजन का इवॉल्व भी हो रहा है। तो मोल ऑफ जिंक यूज्ड इज इक्वल टू मोल ऑफ मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व, जितना H2 इवॉल्व हुआ है उतना ही तो हुआ है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ जिंक यूज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व। अब मोल्स ऑफ जिंक कितना यूज हुआ है भाई, दे रखा है इसका डेटा ना, 11.5 ग्राम डिवाइडेड बाई देयर मॉलिक्यूलर मास। तो 65.4 दे ही रखा है। मोलर मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, है ना, मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व। नाउ अब कैसे निकालोगे भाई, ये तो आपका निकल गया, यानी मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व निकल गया। मोल्स ऑफ H2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, 11.5 डिवाइडेड बाई 65.4, जो भी वैल्यूज आई है। नाउ हमें पूछा था वॉल्यूम ऑफ H2। तो भाई अगर मोल निकल गया है H2 का, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अभी एक रिलेशन बताया था आपको, यहाँ पे दिखाऊं, ये रहा गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ से मोल निकल गया, मल्टीप्लाई कर दो मोल को किसके साथ, 22.4 लीटर्स के साथ। ठीक है, एसटीपी की जो वैल्यूज दे रखी है, तो सीधा निकल जाएगा गिवन वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा वहां से, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ H2 कैसे निकल जाएगा, जो मोल्स ऑफ H2 आया है दैट इज 11.5 डिवाइडेड बाई 65.4 मल्टीप्लाई बाई 22.4, नहीं या 7 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 7 दे रखा है। तो जो दे रखा है वो देंगे, अदरवाइज 22.4 लेते अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो। बस, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करती वैल्यूज आ गई 3.99। तो करेक्ट आंसर लगभग क्या हो गया, इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर में 4। क्या हो गया, 4। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जिंक है जो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। नाउ आपको निकालना था द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस एचसीएल। तो उसकी वैल्यूज क्या आ गई आपकी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.792 ग्राम ऑफ CO2, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेट ऑफ कार्बन दे रखा है 0.792 ग्राम, है ना। कैसे निकालते थे भाई, हमें याद हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए। तो सबसे पहले वेट की बात करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। तो वेट ऑफ कार्बन इन 0.792 ग्राम ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, हमें पता है निकालने का फॉर्मूला। टू अपॉन 44 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 44। 12 कार्बन का मास हो गया डिवाइडेड बाई द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 0.792 से। तो ये कितना निकल के आ गया 0.216। तो ये आ गया है वेट ऑफ कार्बन, कि कार्बन का कितना वेट है 0.792 ग्राम ऑफ CO2 में। ठीक है, कैसे निकाला, जिसका निकालना था उसके मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखा डिवाइडेड बाई CO2 का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई जितना वेट दे रखा था। अब आता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड कितना आ गया 0.216 डिवाइडेड बाई 0.492 इंटू 100। ठीक है, बस तो निकल गया 43.90%, ऑलमोस्ट 44 लिख सकते हो, 44%। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तरीका है बेटा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है ये आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा, कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन बताना है। ए हैविंग 85.8% कार्बन है। एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया। आप लोग ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। कि 5 ग्राम ऑफ NaOH है जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं डीआयोनाइज वाटर में टू प्रिपेयर 450 ml स्टॉक सोल्यूशन। What volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? आपको सब कुछ दे रखा है, मोलर मास वगैरह, तो आपको निकालना है बस वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है आपको इसको इसमें। तो जल्दी से किसी को कोई डाउट हो बेटा तो जल्दी जल्दी फटाफट पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। फिर एंड करते हैं क्लास को। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक, पूछो जल्दी। हम्म, तो चलो एंड करते हैं क्लास को फिर यहीं पे। नेक्स्ट मिलेंगे फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे, टिल तुम लोग इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है।